लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मसला क्या है। देखिए, जो आदमी आधे हिंदुस्तान से ज्यादा सियासत के सफर को पूरा किया है, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो नहीं जानता कि 18% मुसलमानों का वोट कितना अहम है, कितना जरूरी है। हुकूमतें मुसलमानों के वोट पर आती रही है, और जो आज भी मुसलमान के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तब हुकूमत में है। आज मुसलमान वोट करना छोड़ दे, भाजपा की हुकूमत चली जाएगी, भाजपा भी जिससे बची है, क्योंकि मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं का वोट स्प्लिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं वो मसला क्या था। वो मसला ये था, मुझे खुद याद है, बापू सभागार में अपने इब्तदाई सफर में 1 साल पहले हमने 7,000 मुसलमानों को पूरे बिहार से चुनकर वहां बुलाया, और बुलाकर वहां सब लोगों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो प्रेस वाले उनके पास आए और उन्होंने कहा, प्रशांत जी, आप तो बिहार बदलने की बात करते थे, आप तो रोजगार की बात करते थे, आप भी ये सेकुलर पार्टियों की तरह अब टोपी पहनने लगे हैं, मुसलमानों से अलग बात कर रहे हैं, मुसलमानों से मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि मुसलमानों के वोटों के बिना सरकार नहीं बन सकती? तब उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ हैं, मुसलमानों के वोटों के बिना भी सरकार बन रही है, भाजपा बना चुकी है और भाजपा हुकूमत कर रही है। तो उन्होंने पूछा, फिर आप मुसलमानों को क्यों बुलाए थे? तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को इसलिए बुलाया था कि मुसलमानों के वोटों के बिना सरकार बन सकती है, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, समाज तरक्की नहीं कर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं बन सकती है। और बिहार के अंदर मैं एक नई व्यवस्था बना रहा हूँ, जहाँ पर हर दर्जे के लोगों को, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, मुस्लिम को, सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। सिर्फ दरिया नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि जेब में भी जगह दिया जाएगा। और ऐवानों में जब तक जो जिस जाति के हैं वो लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, आपकी बात रखने वाला कोई न होगा। इसीलिए उन्होंने उसी दिन कहा था कि अगर पूरे बिहार के मुसलमानों ने मेरा साथ दिया तो याद रखिए, आपके समाज का सबसे बेहतरीन 40 लड़का निकाल के मैं ऐवान में पहुंचूंगा, और अगर इसके पास पैसा नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी, तो मैं अपना धन लगाऊंगा। ये प्रशांत ने 1 साल पहले कहा, लेकिन उसकी बात को तोड़ मरोड़ के वो पार्टियां दिखाती रही जिन्होंने आज तक मुसलमानों का वोट लेते रहे और ऐवानों में उसको नहीं पहुंचा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा, ये पूरे बिहार में चल रहा। अगर सिर्फ यहाँ चल रहा होता तो शायद मैं अपने MIM के दोस्तों से कहता कि यार ये तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारी ये गंदी चाल है। लेकिन सिर्फ बिहार यहाँ नहीं चल रहा, पूरे बिहार में चल रहा। इसका मतलब है इसके पीछे RJD वाले हैं। तो RJD वालों से जाकर पूछिए कि 13 करोड़ की इस आबादी में 3 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। 3 करोड़ मुसलमानों में 40 सीटें हमारी होनी चाहिए थी। आप तक कितनी सीटें हमें दी? 2% वाले सेवी को आपको मुस्लिम बनाना चाहते हैं, लोग आपसे वोट मांगने आते हैं। पूछिए, जिम्मेदारी से मुझसे पूछते हैं, मेरी पार्टी के बारे में पूछते हैं, उनसे भी आगे गिराकर पूछिए कि क्या किसी बनाए हुआ किसी मुसलमान को हैसियत से तुम्हारे बोल नहीं पाओगे? क्या आपने नहीं देखा कि इसे कोटा धामन में टिकट के लिए लोगों ने नाक रगड़ दिया? इतने गिर के हमारे ऐवानों में जो हमारे लीडर हैं, हमारे मुफ्ती हैं, वहां से यहाँ से उठाकर आसमान में पहुंचाया। आपके दरवाजे पर वो जाते हैं और आप उसको छूना करके यहाँ वापस भेजते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको 80,000 वोट दिया, वो मेरा चेहरा देख के पार्टी नहीं छोड़े थे, वो तेजस्वी का चेहरा देख के पार्टी छोड़े थे। कहाँ है वो तेजस्वी? कहाँ वो लालू प्रसाद? सेकुलरिज्म के बर्दाश्त कर रहे थे, सेकुलरिज्म की हिफाजत का वादा कर रहे थे, कहाँ मिला उनको टिकट? वो 80,000 लोग यतीम हो गए। 5 साल से यतीमी की जिंदगी गुजारा। क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं को इज्जत नहीं मिली। मैं बताना चाहता हूँ, आप वोट दे न दें, डेमोक्रेसी में आपका इख्तियार है, मैं आपका हक छीन नहीं सकता। आप मुझे वोट नहीं देंगे तो भी मेरे चाचा, मामू, खालू, दादू आप रहेंगे, आपकी इज्जत मुझ पर वाजिब है। लेकिन याद रखिए कि अगर जिस शख्स ने ये वादा किया था कि आपके बच्चों को 40 लड़कों का ऐवानों में भेजूंगा, उसका आपने क्या हासिल कर दिया? पूरे बिहार में हर कैनल पे, हर मुसलमानों की महफिल में यही बात होती रही कि इसको मुसलमान को वोट नहीं चाहिए। वो बेवकूफ है, ये बात बोलेगा। भाजपा वाले बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं तो वो क्या बोलेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं अपनी बात करना हूँ तो खुदा के वास्ते मेरी बात सुनिए। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं तो इसी तरह का महफिल लगाइए अपना तंबू, लगाइए अपना टेंट, लगाइए अपना माइक और फिर कहिए वही बातें जो बातें आप कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता किसी को कि मुझे ही वोट दीजिए। आप याद रखिए, अगर ऐवानों में आप अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, अपने में से बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो फिर आप तय कीजिए किसको भेजिएगा। मैं ये नहीं कहता दुनिया का सबसे अच्छा आदमी मैं हूँ, मैं
हरगिज़ ये नहीं कहता ये पार्टी सबसे अच्छी है। देखिए, पार्टियों को मौका दिया जाता है, वक्त और तारीख ये तय करती है कौन अच्छा है कौन बुरा। अगर आप उसको मौका ही नहीं दिए हैं तो इससे सवाल कैसे बनते हैं, इसके गिरफ्तार को कैसे पकड़ेंगे। आप जिनको मौका दिए हैं उनसे पूछिए सवाल, उनको पूछिए कि आपका हॉस्पिटल क्यों नहीं बने, आपके बच्चे ये तमाम बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर मेरे भाई तुम्हें अगर कोई तकलीफ हुई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, छोटे भाई हो हमारे, और भी किसी को तकलीफ हुई हो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे जज्बात थे, मैं आपके घर का लड़का हूँ, ये मेरे जज्बात थे। कोई आदमी अगर आपके बच्चे को ऐवान में भेजना चाह रहा है, मैं आपको खुले मन से कहता हूँ, मैं वाहिद ऐसा लड़का हूँ किशनगंज में जो दावे के साथ कहता है 1 रुपया नहीं दिया टिकट लेने के लिए, 1 रुपया नहीं दिया। आपके लड़के को आपके दरवाजे पर टिकट नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई सलाहियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो आपके इस फैसले को भी मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि 30-35 हजार बच्चों के जहाँ 100% पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा चुना और मैं खुश हूँ इस बात पे, मुझे कोई इस बात का मलाल नहीं। लेकिन आपके बीच मैं अपना पैगाम लेके आया हूँ, क्यों? क्योंकि आप उनके बीच से निकल कर गया, आप उनकी दुआओं से वहां तक पहुंचा, आप उनकी मेहनत मशक्कत से आप ही जैसे लोगों ने दुआएं दी कि वो कारनामा अंजाम कर पाया। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा फर्ज है कि मैं वापस आऊँ आपके बीच में, जज्बात में माफी चाहता हूँ। लेकिन जनाब प्रसाद किशोर यहाँ नहीं आ रहे हैं, बस चंद मिनट 5-7-10 मिनट और रुक जाइए। और देखो मेरे भाई, ये इलेक्शन का वक्त होता है, इलेक्शन के वक्त में 2-4 बातें अगर नहीं आप सुन रहे हो तो बहुत ज्यादा जज्बाती मत होइए। सियासत के ऐवानों में वही लोग जाएंगे जिनको आप चुन कर भेजेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। अगर आपके दिलों में मैं जगह नहीं बना पा रहा तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए हम अपने समाज का माहौल न खराब करें, भाई भाई के दुश्मन न हो जाए, दोस्त दोस्त के दुश्मन न हो जाए। अलीगढ़ में मेरी तरबियत रही, अलीगढ़ में जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो लोग ये कहते हैं कि जीतने वाला कुर्सी पर बैठता है, उसे सदर कहते हैं, लेकिन जो हार जाता है वो दिलों का सदर होता है, क्योंकि उसने दिलों में अपनी जगह बनाई। जो आदमी दिलों में जगह बना ले वो भी कामयाब है, वो भी लीडर है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अपनी दुआओं में याद रखें, अपने दिलों में जगह दें। बस इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।